हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बच्चों मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में बच्चों लास्ट क्लास में हमने इंप्लीकेशंस देखा था, उसमें मैं इफ देन इंप्लीकेशन पढ़ा था बच्चों। अब बच्चों जो इफ देन इंप्लीकेशन होता है उसको हम और वेरियस मेथड्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम उन मेथड्स को पढ़ेंगे बच्चों कि अगर हम इफ देन इंप्लीकेशन हमें दे रखा है तो अलग अलग किस टाइप्स में उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहला बच्चों जो होता है वो होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या होता है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये बच्चों और मेथड्स भी होते हैं कि अगर इफ देन इंप्लीकेशन को आपको वैलिडेट करना है तो एक तो ट्रुथ टेबल से कर सकते हैं, बाकी बच्चों हमने कुछ सेवरल मेथड्स पढ़े थे। अब ये बच्चों कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स हैं जिससे हम बच्चों क्या कर सकते हैं, उनको वैलिडेट कर सकते हैं इफ देन इंप्लीकेशन को। तो उसमें बच्चों जो स्पेशल टाइप का मेथड है उसमें पहला है बच्चों कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है बच्चों? कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है कि इफ P and Q are two statements, then contra positive of if P then Q, implication is if negation of Q then negation of P। यानी बच्चों अगर हमारे पास P और Q दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमारे पास इंप्लीकेशन दी हुई है if P then Q और हमें उसका बच्चों कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है, तो बच्चों if P then Q इंप्लीकेशन का जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है नेगेशन ऑफ Q देन नेगेशन ऑफ P। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? अब यहां पर बच्चों हमारे पास P और Q दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, if P then Q इंप्लीकेशन है। अब if P then Q इंप्लीकेशन है, इसका बच्चों हमें क्या निकालना है? इसका हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है। तो अगर हमें if P then Q इंप्लीकेशन दी जाएगी और वहां पर लिखा होगा कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट निकालिए, तो आप क्या कर देंगे? नेगेशन ऑफ Q, इफ नेगेशन ऑफ Q देन नेगेशन ऑफ P कर देंगे बच्चों। तो यहां से जो हमें स्टेटमेंट मिलेगा कंपाउंड, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वो इफ P then Q के कॉन्ट्रा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। नेक्स्ट बच्चों जो स्पेशल टाइप का फीचर होता है वो होता है कन्वर्स। क्या होता है? कन्वर्स। तो बच्चों कन्वर्स क्या होता है? तो वही इफ P and Q आर टू स्टेटमेंट then converse of if P then Q, then if P and Q are two statements, then converse of if P then Q is if Q then P। कन्वर्स का मतलब क्या होगा बच्चों? उल्टा हो जाएगा। अब कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा करना। अगर हमारे पास लिख रहा है if P then Q और हमें इसका कन्वर्स करना है, तो कन्वर्स कितना हो जाएगा बच्चों? कन्वर्स हो जाएगा इफ Q देन P, उल्टा हो जाता है बिल्कुल। अगला बच्चों जो स्पेशल टाइप का फीचर्स आता है वो आता है इनवर्स। कितना आता है बच्चों? क्या आता है? इनवर्स। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? इफ P and Q आर टू स्टेटमेंट्स देन इनवर्स ऑफ if P then Q is negation of P then negation of Q। तो बच्चों ये तीन स्पेशल टाइप के फीचर्स होते हैं। पहला होता है आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अगर if P then Q का आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे if negation of Q then negation of P। सेकेंड होता है बच्चों कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब है कि अगर आपके पास if P then Q लिख रहा है तो कन्वर्स यानी उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों if Q then P। थर्ड होता है बच्चों इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास इफ P then Q लिख रहा है तो उसका इनवर्स बच्चों आप करेंगे तो वो हो जाएगा नेगेशन ऑफ P then नेगेशन ऑफ Q। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? क्लियर हुआ? तो ये बच्चों तीन चीजें हो गई, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स और इनवर्स। इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? तो बच्चों अब देखिए कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में बच्चों हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है, कंसिडर अ स्टेटमेंट स्टेटमेंट बच्चों हमें आर दे रखा है कि इफ
a number n is even, then n square is even. क्या दे रखा है बच्चों, यहां पर हमें स्टेटमेंट दे रखा है कि हमने लिखा कंसिडर अ स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट क्या आया बच्चों, स्टेटमेंट आया हमारे पास इफ अ नंबर n इज इवन देन n स्क्वायर इज इवन. अब बच्चों इसमें लिखा है राइट कॉन्ट्रा पॉजिटिव कॉमा कन्वर्स एंड इनवर्स ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट. अब बच्चों यहां पर हमें दे दिया कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसका हमें क्या लिखना है बच्चों, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है, कन्वर्स लिखना है और हमें क्या लिखना है, इनवर्स लिखना है. अब देखिए बच्चों सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे बच्चों, हमने लिखा सॉल्यूशन. अब बच्चों हमने मान लिया कि ये हमारे पास आर एक स्टेटमेंट है, तो आर स्टेटमेंट को बच्चों हमने लिखा इफ अ नंबर एन इज इवन देन एन स्क्वायर इज इवन, यही दे रखा है बच्चों. अब बच्चों अगर हम इसे इफ पी देन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो बच्चों यहां पर पी क्या हो जाएगा, पी हमारे पास हो जाएगा अ नंबर एन इज इवन, अ नंबर एन इज इवन. अब बच्चों हमने क्यू लिखा तो क्यू क्या आएगा, अ नंबर एन स्क्वायर इज इवन. बच्चों दो केस आ गए हमारे पास, यानी दो हमने कंपोनेंट स्टेटमेंट निकाल लिए. तो पहला पी आया बच्चों, वो आया अ नंबर एन इज इवन, और दूसरा नंबर बच्चों क्यू आ गया नंबर एन स्क्वायर इज इवन. अब बच्चों हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है. अब हमारे पास इफ पी देन क्यू दे रखा है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बच्चों हमसे क्या कह रहा है कि इफ पी देन क्यू का अगर हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना होगा तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा बच्चों, इफ नेगेशन ऑफ क्यू देन नेगेशन ऑफ पी, यही हो जाएगा बच्चों. तो अभी हम ये रफ कर देते हैं बच्चों, ऊपर हम इसका आंसर लिख देंगे. अब देखिए कि बच्चों अगर हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव बच्चों अगर हमें इसका लिखना है तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू देन नेगेशन ऑफ पी, यही हो जाता है बच्चों. अब नेगेशन ऑफ क्यू लिखेंगे तो बच्चों इसका हम नेगेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इफ अ नंबर n square is not even then number n is not even. इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों. तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हमने क्या करा, हमने कर दिया नेगेशन ऑफ क्यू देन नेगेशन ऑफ पी. तो इफ और लगता है बच्चों, इफ नेगेशन ऑफ क्यू देन नेगेशन ऑफ पी हम करते हैं. तो इफ अ नंबर n स्क्वायर इज नॉट इवन, नेगेशन कर दिया, देन अ नंबर n इज नॉट इवन. क्लियर हुआ बच्चों, ये आपको समझ में आया. तो ये आपका हो गया बच्चों कॉन्ट्रा पॉजिटिव. अब आपको कन्वर्स करना है बच्चों. तो कन्वर्स में क्या होता था कि अगर आपके पास इफ पी देन क्यू होता था तो कन्वर्स क्या कहता था, इफ क्यू देन पी कर देता था बच्चों. तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा इफ अ नंबर एन स्क्वायर इज इवन देन अ नंबर एन इज इवन. इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों. तो कन्वर्स करेंगे तो P इफ P देन Q का कन्वर्स क्या हो जाएगा, इफ Q देन P. अब आपको तो बच्चों स्टेटमेंट पुट करनी है इसके बाद, यानी ये तो एज अ फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं. फॉर्मूले लर्न करने के बाद आपको बस स्टेटमेंट पुट करनी है. तो ये हो जाएगा इफ अ नंबर n स्क्वायर इज इवन, Q वाला पहले रख दिया, देन P वाला स्टेटमेंट अ नंबर n इज इवन. अब बच्चों बात आई इनवर्स की. तो इनवर्स बच्चों क्या होता था, इफ P देन Q का इनवर्स होता था नेगेशन ऑफ P देन नेगेशन ऑफ Q, यही होता था बच्चों. अब इनवर्स अगर हम करेंगे तो नेगेशन ऑफ P देन नेगेशन ऑफ Q कर देंगे. तो यहां पर हो जाएगा बच्चों इफ अ नंबर n इज नॉट इवन देन अ नंबर n स्क्वायर इज नॉट इवन. तो बच्चों यहां से हमारे पास निकल कर आ गया इनवर्स में कि इनवर्स क्या हो गया, नेगेशन ऑफ P देन नेगेशन Q. इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास यहां से निकल गया कि इफ अ नंबर n इज नॉट इवन देन अ नंबर n स्क्वायर इज नॉट इवन, यानी अगर n इवन नहीं है तो n स्क्वायर भी इवन नहीं होगा. इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको क्लियर हो गया बच्चों ये कैसे हुआ.
तो आपने बच्चों 3 स्पेशल टाइप के फीचर्स पढ़ लिए इफ वी देन क्यू के। अगर उन्हें हमें बच्चों 3 स्पेशल तरीके से लिखना पड़ेगा, यानी कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, कन्वर्स की फॉर्म में लिखना है तो बच्चों हम इसे कैसे लिखेंगे, और इनवर्स की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट इंप्लीकेशन पे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 मेन इंप्लीकेशन होनी है बच्चों जिनको हमें पढ़ना है। तो उसमें जो पहली इंप्लीकेशन बच्चों होती है वो इफ देन इंप्लीकेशन थी, और सेकंड मैंने आपको बताया था जो मेन इंप्लीकेशन होती है बच्चों वो होती है इफ एंड ओनली इफ। क्या होती है, इफ एंड ओनली इफ। अब बच्चों हम नेक्स्ट इंप्लीकेशन पे चलते हैं, सेकंड इंप्लीकेशन पर, इफ एंड ओनली इफ। तो बच्चों इंप्लीकेशन हम देखेंगे तो सेकंड इंप्लीकेशन है इफ एंड ओनली इफ। अब देखिए बच्चों इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है। तो बच्चों हमने यहां पे कंसिडर करा इफ P एंड Q आर 2 स्टेटमेंट्स, देन if and only if implication is represented as P, और ये बच्चों जो साइन हो जाएगा वो इफ एंड ओनली इफ का हो जाएगा, इफ एंड ओनली इफ Q। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। तो इफ एंड ओनली इफ को बच्चों रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो साइन यूज करते हैं वो किसका करते हैं, ये वाला साइन यूज करते हैं बच्चों। अब इसका मतलब क्या होता है कि इट इज स्टेट एज P देन Q एंड Q देन P। अब बच्चों अगर हमारे पास लिख रहा है कि इफ एंड ओनली इफ, तो बच्चों उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, P दोनों साइड साइन बना देंगे Q। ये इफ एंड ओनली इफ का बच्चों डिनोटेशन हो गया, रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है P देन Q एंड द एंड Q देन P, यानी इफ P देन Q एंड इफ Q देन P, इन दोनों का हम एंड लेते हैं। यानी जब ये दोनों ट्रू होते हैं तो इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट जो होता है वो ट्रू निकल कर आता है। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होगा कि P इफ एंड ओनली इफ Q और Q इफ एंड ओनली इफ P। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, इफ P देन Q और इफ Q देन P। यानी कि P जो है वो Q का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, P से इंप्लाइज करे Q को और Q इंप्लाइज करे P को। जब ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड होंगी तो उसको बच्चों हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ इंप्लीकेशन। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब जैसे कि बच्चों हम यहां पर लिखते हैं कि एक हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, इफ अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्विएंगुलर। अब बच्चों यहां पर हमारे पास इस स्टेटमेंट को अगर हम कंसीडर करेंगे तो P इफ एंड ओनली इफ Q से हम इसे देखेंगे बच्चों। हमें क्या दे रखा है, स्टेटमेंट P इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट Q। तो बच्चों यहां पर P क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट P हो जाएगा अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, और बच्चों यहां पर Q हो जाएगा अ ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर। अब बच्चों यहां पे 2 चीजें आ गई हमारे पास, वो 2 चीजें क्या आएंगी, हमारे पास लिख रहा है अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्विएंगुलर। अब बच्चों इसको हम पढ़ेंगे कैसे, हम पढ़ेंगे P इफ एंड ओनली इफ Q, क्योंकि इंप्लीकेशन क्या लग रहा है, इफ एंड ओनली इफ। तो बच्चों इफ एंड ओनली इफ में पहला एक स्टेटमेंट P हो गया और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, Q। तो ये हो गया बच्चों P इफ एंड ओनली इफ Q। अब बच्चों ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू तब होगा जब ये दोनों कंडीशन होल्ड हो रही होंगी, यानी इफ P देन Q और इफ Q देन P। अब बच्चों हमने क्या करा, 2 यहां पर कंपोनेंट स्टेटमेंट लिख लिए, यानी P को अलग कर लिया हमने और Q को बच्चों अलग कर लिया। यहां पर हमने क्या करा बच्चों, स्टेटमेंट P को अलग करा और स्टेटमेंट Q को बच्चों हमने अलग कर लिया। अब स्टेटमेंट P क्या निकला बच्चों, स्टेटमेंट P हमारे पास निकला अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, और स्टेटमेंट Q क्या निकला बच्चों, स्टेटमेंट Q निकला हमारे पास अ ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर। इतनी बात आपको समझ में आई।
अब बच्चों हम यहां पर P देन Q चेक करेंगे। P देन Q का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इफ P देन Q। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बच्चों, इफ अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन इट इज इक्विएंगुलर। और दूसरा बच्चों Q देन P को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ अ ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर देन इट इज इक्विलेटरल। अब बच्चों देखो कि अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल है, अब कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो हमने क्या करा, P को ट्रू मान लिया इसमें। अब इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारे एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, यानी वहां से Q भी ट्रू निकल आएगा कि इक्विएंगुलर है, तो ये ट्रू आ गया बच्चों। अब बच्चों हमने यहां से लिया तो हम पहले स्टेटमेंट Q आ रहा है तो Q को ट्रू मान लिया, फॉर ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर। अब एक ट्राइंगल है, उसके सारे एंगल्स इक्वल हैं। अब बच्चों सारे एंगल्स इक्वल है तो सारे एंगल थीटा हो गए। अब हमें पता है कि सम ऑफ ट्राइंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री। तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा कितने टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स ऑफ थीटा इक्वल्स टू 180। तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री, यानी वो ट्राइंगल क्या बन गया, इक्विलेटरल बन गया। देन इट इज इक्विलेटरल। तो बच्चों अगर हम इसको ट्रू मान के चल रहे हैं Q वाले को, तो P भी ट्रू आ गया, यानी ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इफ देन इंप्लीकेशन से बच्चों हमने ये निकाल लिया कि इफ P देन Q भी ट्रू आ रहा है और इफ Q देन P भी ट्रू आ रहा है। अगर ये दोनों ट्रू आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि इफ एंड ओनली इफ भी कैसा हो गया, ट्रू हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, क्लियर हुआ कि इफ एंड ओनली इफ क्या होता है। तो अगर बच्चों इसके हम वैलिडेशन की बात करेंगे इफ एंड ओनली इफ की, तो कैसे देखेंगे वो देखिए। अब देखिए कि अगर हम वैलिडेशन की बात करेंगे कि वैलिडेशन ऑफ इफ एंड ओनली इफ कैसे चेक करेंगे, देखिए। तो बच्चों अगर हमें P इफ एंड ओनली इफ Q अगर हमें चेक करना है, डेट इज P इफ एंड ओनली इफ Q, इसको हमें चेक करना है। तो फर्स्ट बच्चों हमें चेक करना पड़ेगा P देन Q, सेकंड चेक करना पड़ेगा हमें Q देन P, यानी इफ P देन Q और इफ Q देन P। अब बच्चों अगर ये भी ट्रू आएगा और ये भी ट्रू आएगा तो ये रिजल्ट दे देंगे कि P देन Q जो होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बाकी सारे केस में P या इफ एंड ओनली इफ Q जो है वो फॉल्स रहेगा। तो एक ही केस में बच्चों ट्रू होता है, जब इफ P देन Q और इफ Q देन P दोनों ट्रू हो जाते हैं तो P इफ एंड ओनली इफ Q जो है वो ट्रू हो जाता है, अदरवाइज बच्चों ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो बच्चों ये आपका इंप्लीकेशन हो गया इफ एंड ओनली इफ। अब बच्चों आपने सबके वैलिडेशन देख लिए कि अगर और से कोई कंपाउंड स्टेटमेंट बनना है तो हम उसे कैसे वैलिडेट करेंगे, एंड से लग रहा है तो कैसे वैलिडेट करेंगे, नेगेशन को कैसे वैलिडेट करेंगे, फ्रेज को बच्चों अगर आपने देखा तो क्वांटिफायर्स को कैसे वैलिडेट करेंगे, फिर आपने देखा इंप्लीकेशन अगर आपके पास आ रही है तो इफ एंड ओनली इफ की आ रही है तो बच्चों आप कैसे करेंगे, और अगर इफ देन इंप्लीकेशन आ रही है तो कैसे करेंगे। तो सबके वैलिडेशन बच्चों आपको समझ में आ गए। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखिए हम क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, चेक द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि हम वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों हमने 1 लिया, 25 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8। सेकंड क्वेश्चन लिया बच्चों हमने 25 इज मल्टीपल ऑफ 5 और 8। थर्ड क्वेश्चन लिया बच्चों, इफ x एंड y आर odd positive integers then xy is odd positive integer। एंड बच्चों हमने फोर्थ लिया, द इंटीजर n is odd if and
ओनली इफ n स्क्वायर इज ऑड। अब बच्चों हमारे पास ये चार अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट, वो बच्चों बेसिक कनेक्टिव एंड से बनाए। सेकंड जो कंपाउंड स्टेटमेंट है बच्चों, वो बेसिक कनेक्टिव और से बनाए। थर्ड जो कंपाउंड स्टेटमेंट बच्चों, वो इफ पी देन क्यू स्टेटमेंट से बनाए। और जो फोर्थ है बच्चों, वो इंप्लीकेशन इफ एंड ओनली इफ से बनाए। अब इन चारों की बच्चों हमें वैलिडिटी चेक करनी है। ठीक है बच्चों, वन बाय वन हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले बच्चों वन लिया मैंने, हमें दे रखा है 25 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8, यही दे रखा है बच्चों। इसको मैंने आर स्टेटमेंट कंसिडर कर लिया। मैंने इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट निकाले बच्चों पी और क्यू। पी हमने ले लिया बच्चों 25 इज मल्टीपल ऑफ 5। क्यू ले लिया बच्चों हमने 25 इज मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टेटमेंट क्या लिया हमने 25 इज मल्टीपल ऑफ 5। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिया 25 इज मल्टीपल ऑफ 8। एंड लग रहा है तो बच्चों हमने ट्रुथ टेबल बनाई। ट्रुथ टेबल एंड की बच्चों देखिए, पी का साइन लिया हमने, क्यू का साइन लिया, पी एंड क्यू। ट्रू ट्रू पे बच्चों ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू पे फॉल्स होगा, और फॉल्स फॉल्स पे क्या होगा, फॉल्स होगा। अब देखो बच्चों 25 इज मल्टीपल ऑफ 5, ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियसली बात है बच्चों ट्रू है, क्योंकि 5 5 25 होता है। 25 इज मल्टीपल ऑफ 8, फॉल्स हो गया बच्चों, क्योंकि 24 होता है, 25 नहीं होता है। अब बच्चों ट्रू और फॉल्स आ गया। ट्रू और फॉल्स पे बच्चों ये कॉम्बिनेशन क्या देगा, एंड वाला फॉल्स देगा। तो बच्चों हम यहां पे लिख देंगे हेयर स्टेटमेंट P is true and statement Q is false. So compound statement R is false. यानी बच्चों यहां पर हमने देखा कि जो स्टेटमेंट P है वो वैलिड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट Q जो है वो इनवैलिड स्टेटमेंट है। अब बच्चों एंड लग रहा है, यानी वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट में हमने ट्रुथ टेबल से चेक करा तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट कह रहा है बच्चों कि पी एंड क्यू इस केस में क्या देगा, फॉल्स रिजल्ट देगा। यानी जो कंपाउंड स्टेटमेंट आर हो गया वो कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज आर इज इनवैलिड स्टेटमेंट। आर कैसा स्टेटमेंट हो गया, इनवैलिड स्टेटमेंट हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए सेकंड करते हैं बच्चों। सेकंड में हमने यहां पर बस और करना है। अब बच्चों ट्रुथ टेबल भी चेंज हो जाएगी, और की ट्रुथ टेबल आ जाएगी, पी और क्यू हो जाएगा। पी और क्यू में बच्चों ये तीन केस में ट्रू होता है और इसमें क्या होता है, फॉल्स। ट्रुथ टेबल आपको लर्न करनी है। पहला स्टेटमेंट आ गया बच्चों 25 इज मल्टीपल ऑफ 5 और 25 इज मल्टीपल ऑफ 8। बच्चों स्टेटमेंट तो कंपोनेंट वही रहेंगे, ये ट्रू और ये फॉल्स ही रहेगा। अब बच्चों हमने देखा कि ट्रू और फॉल्स पे ये कैसा रिजल्ट देता है, ट्रू देता है। तो हम यहां पे लिखेंगे हियर स्टेटमेंट P इज ट्रू एंड स्टेटमेंट Q इज फॉल्स, सो कंपाउंड स्टेटमेंट R इज। अब यहां पे बच्चों कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहां पे कनेक्टिव वर्ड क्या हो गया बच्चों, कनेक्टिव वर्ड और हो गया। तो और की ट्रुथ टेबल से हमने देखा तो और ये कहता है कि अगर ट्रू और फॉल्स हमें मिल रहा है तो हम आंसर क्या दे देंगे बच्चों, ट्रू दे देंगे। दैट इज स्टेटमेंट R इज वैलिड स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट R कैसा हो जाएगा बच्चों, वैलिड स्टेटमेंट हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो ये फर्स्ट टू पार्ट्स हो गए बच्चों। वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट हमने चेक कर लिया यहां से। अब बच्चों हम थर्ड पार्ट चलते हैं। थर्ड हमसे क्या कह रहा है बच्चों, देखिए थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। आर हमने मान लिया बच्चों, हमें दे रखा इफ एक्स एंड वाई आर odd positive integers, then xy is odd positive integer। अब बच्चों r जो यहां पर स्टेटमेंट है हमारा वो if p then q पर चल रहा है। p लिख दिया बच्चों, p हमें क्या मान लिया कि x एंड y आर odd पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने मान लिया बच्चों। Q हमने मान लिया बच्चों एक्स वाई इज ऑड
पॉजिटिव इंटीजर। अब बच्चों इसको प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इफ P एंड देन Q को, तो हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे। हम बच्चों यहां पर कर रहे हैं P इंप्लाइज Q। हम जो यहां पे मेथड इंप्लाइज कर रहे हैं P इंप्लाइज Q की P को ट्रू मान के चल रहे हैं और Q को चेक कर रहे हैं बच्चों। अब बच्चों हमने P इंप्लाइज Q माना तो P को हमने ट्रू मान लिया, यानी X एंड Y आर ऑड इंटीजर, X एंड Y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों x को हमने मान लिया ट्वाइस ऑफ n प्लस वन और y को हमने मान लिया ट्वाइस ऑफ m प्लस वन। यही हो गया बच्चों। m और n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यहां पर n बिलोंग कर रहा है बच्चों नेचुरल नंबर से और m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब बच्चों हमने एक्स वाई करा तो ये हो गया बच्चों एक्स वाई का तुम्हारा 2n प्लस वन और 2m प्लस वन। इंटू कर दीजिए तो बच्चों 4nm प्लस 2m प्लस 2n प्लस वन। यहां से देखेंगे बच्चों तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2nm प्लस n प्लस m और प्लस वन। तो ये बच्चों इवन हो गया, इवन प्लस वन कैसा हो गया ऑड, यानी ये एक्स वाई कैसा आ गया ऑड आ गया। इसका मतलब बच्चों हम p को ट्रू लेके चले थे और q भी क्या आ गया ट्रू आ गया। अब बच्चों p और q अगर दोनों ट्रू हैं तो बच्चों p देन q कैसा आता है, वो कैसा आता है ट्रू आता है। इसका इंप्लाइज हो गया कि बच्चों जो आर स्टेटमेंट है वो कैसा है वैलिड स्टेटमेंट है, यानी अगर x और y हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हैं तो एक्स वाई भी कैसा मिलेगा, एक्स वाई भी हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। और इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, क्लियर हुआ। तो ये बच्चों यहां पर हमने P इंप्लाइज Q से सॉल्व कर दिया। अब बच्चों इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हमने मेथड्स पढ़ लिए थे बच्चों। P इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ Q, P ओनली इफ Q, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी हम लगा सकते हैं। तो जैसे आपका मन करे आप वैसे भी यहां पर प्रूफ कर सकते हैं बच्चों। फोर्थ देखिए बच्चों सॉल्यूशन में, फोर्थ हमने लिया। फोर्थ है हमारे पास बच्चों आर स्टेटमेंट है द इंटीजर, यहीं पे लिख लेते हैं बच्चों सॉल्यूशन है। फोर्थ है बच्चों आर स्टेटमेंट हो गया हमारे पास द इंटीजर n इज ऑड इफ एंड ओनली इफ n स्क्वायर इज ऑड। तो बच्चों p क्या हो गया हमारे पास, इफ p हो गया इंटीजर n इज ऑड और q क्या हो गया बच्चों n स्क्वायर इज ऑड। अब बच्चों हमें यहां पे दो चीजें चेक करनी है, p देन q और q देन p। अगर ये दोनों ट्रू आएंगी तो बच्चों ये स्टेटमेंट जो आर है वो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज स्टेटमेंट आर कैसा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। यही होगा बच्चों। अब देखिए कि हमने p देन q को चेक करा तो बच्चों हम यहां पे p को ट्रू मान के चलेंगे और q को ट्रू लेकर आएंगे। तो बच्चों हमने यहां पर p देन q अप्लाई कर दिया। तो बच्चों हमने ले लिया कि n इज ऑड। अब इन n इज ऑड है तो बच्चों n को मैंने मान लिया 2m प्लस वन, ऑड हो गया बच्चों। अब मैंने n स्क्वायर निकालेंगे तो 2m प्लस वन का स्क्वायर हो गया बच्चों, ये हो गया 4m स्क्वायर प्लस वन प्लस का 4m। तो बच्चों 4m स्क्वायर और 4m में से 2 कॉमन ले लिया तो 2m स्क्वायर प्लस 2m और ये प्लस वन। तो बच्चों ये इवन हो गया, इवन प्लस वन कैसा हो गया ऑड, तो n स्क्वायर कैसा आ गया ऑड। हम बच्चों इसको p को ट्रू मान के चले थे और q हमारे पास क्या आ गया ट्रू आ गया। इसका मतलब बच्चों p देन q कैसा हो गया ट्रू हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट हम लेते हैं q देन p। अब q देन p में बच्चों अगर हम n स्क्वायर को ऑड मानेंगे तो n की वैल्यू तो हम बता नहीं सकते बच्चों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर हो जाएगा। अब ऐसा होगा तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ p देन नेगेशन ऑफ q। अब नेगेशन ऑफ p को बच्चों हम ट्रू मान के चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि ये नेगेशन ऑफ p जो है वो ट्रू है, यानी n इज इवन। तो n इज नॉट ऑड। अब n इज नॉट ऑड है तो बच्चों इसका मतलब हो गया n इज इवन, यानी n इक्वल्स टू कितना हो गया 2m। अब n स्क्वायर निकालेंगे तो n स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 4m स्क्वायर। अब 4m स्क्वायर हो गया तो यानी n स्क्वायर इज नॉट ऑड। तो ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, नेगेशन ऑफ q निकल कर आ गया। आप नेगेशन ऑफ p लेके चले थे ट्रू और आपने नेगेशन ऑफ q को बच्चों क्या कर दिया फॉल्स। इसका मतलब बाय कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपका जो गिवन स्टेटमेंट है वो कैसा हो गया ट्रू हो गया, यानी आप नेगेशन ऑफ p लेके चले और नेगेशन ऑफ q आप लेकर आ गए। तो बच्चों इससे ये आ गया कि आपके पास जो q देन p है ये भी कैसा हो गया ट्रू हो गया। अब बच्चों यहां पर आपने देखा कि p देन q ये भी आपके पास ट्रू आ गया और q देन p ये भी आपके पास कैसा आ गया बच्चों ट्रू आ गया। सो इफ एंड ओनली इफ p इफ एंड ओनली इफ q भी कैसा हो गया बच्चों, ये आपके पास
ट्रू हो गया, यानी वैलिड स्टेटमेंट हो गया। समझ में आया बच्चों वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे? तो वैलिडिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों कि पहले पी इफ पी देन क्यू चेक करा, इफ क्यू देन पी। तो अगर हम एन स्क्वायर बच्चों ले लेते तो एन स्क्वायर तो बच्चों नेगेटिव नंबर का भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, हम चेक नहीं कर पाते। तो हमने वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन लगा दिया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लगा दिया बच्चों। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हुआ, नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन क्यू हो गया बच्चों। वहां से हमने वैलिडेट कर दिया, स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गया, ट्रू निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपके पास हो गया कि वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट हम कैसे चेक करते हैं। तो बच्चों आपने और की पढ़ ली, एंड की पढ़ ली बच्चों, इफ देन की पढ़ ली, इफ एंड ओनली इफ, और नेगेशन वाले साइन की पढ़ ली बच्चों। बस आपको ट्रुथ टेबल लर्न करनी है और इसके बाद ये आपको बच्चों प्रूफ करते हुए जाना है। जो भी आपसे चीज पूछी जाएगी उसको आप प्रूफ कर सकते हैं बच्चों। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला मेथड भी याद रखिएगा। मैंने आपको बच्चों इफ देन इंप्लीकेशन में फिफ्थ वाला मेथड बताया था कि हम नेगेशन ऑफ क्यू देन नेगेशन ऑफ पी से इसे चेक कर सकते हैं बच्चों। अब बच्चों वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट एक तो बच्चों ये हो गया कि हमारे पास ऐसे चेक हो जाती है, और एक बच्चों इसका और तरीका होता है, वो होता है कॉन्ट्राडिक्शन। यानी अब जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अगर हमें कॉन्ट्राडिक्शन से बच्चों वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे? अब बच्चों कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि जो चीज हमें दे रखी होती है हम उसको गलत लेकर चलते हैं। हम शुरुआत से ही मान लेते हैं कि नेगेशन ऑफ पी ट्रू है, फिर थ्रू आउट द क्वेश्चन बच्चों हम यही लेके चलते हैं, और एंड में हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट ट्रू आता है या फॉल्स। अगर हमारा रिजल्ट फॉल्स आ जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यानी जो हमने कंसीडर करा था कि नेगेशन ऑफ पी जो ट्रू है वो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब नेगेशन ऑफ पी ट्रू नहीं है। तो नेगेशन ऑफ पी ट्रू नहीं है तो कैसा हो गया, नेगेशन ऑफ पी फॉल्स हो गया। अब अगर नेगेशन ऑफ पी फॉल्स है इसका मतलब बच्चों क्या आया है ट्रुथ टेबल से कि पी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट पी है उसमें नेगेशन ऑफ पी बच्चों क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो बच्चों इसमें हम लिखेंगे कि हेयर टू चेक whether a statement P is true or not, we assume that P is not true. That is, negation of P is true. Then we arrive at some result which contradicts our assumption. Therefore, we conclude that P is true. बात समझ में आई बच्चों? यानी जो स्टेटमेंट दे रखा है जो P, उसको हम ये मान लें कि वो ट्रू नहीं है, यानी नेगेशन ऑफ P ट्रू है, ये मान लेते हैं। फिर बच्चों हम एक रिजल्ट पर आइज होते हैं। रिजल्ट वहां से हमें ये देता है कि जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था, यानी जो हमारा अजम्पशन जो हमने माना था वो गलत था। अब अजम्पशन गलत था, इसका मतलब हम P को नॉट ट्रू मान के चल रहे थे, ये बात गलत हो गई। इसका मतलब P कैसा हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है बच्चों? अब देखिए क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा बच्चों। हमारे पास स्टेटमेंट P है √7 इज इर्रेशनल। क्या है? √7 इज इर्रेशनल। अब हमें बच्चों चेक करना है कि वैलिडेट है या नहीं है। चेक इट्स वैलिडिटी। अब बच्चों आपने क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन करा होगा कि √7 इज इर्रेशनल को चेक करने का काम, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि वहां पर आप कॉन्ट्राडिक्शन का यूज कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन में हम यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन का यूज कर रहे हैं। लेट P इज नॉट ट्रू, दैट इज P इज फॉल्स। हमने बच्चों मान लिया कि P फॉल्स है। तो बच्चों यहां से क्या आ गया कि √7 हमने मान लिया कि √7 कैसा है, रेशनल है। अब इरेशनल नहीं है बच्चों, इरेशनल को हमने गलत मान लिया, इसका मतलब √7 क्या हो गया, रेशनल हो गया। और √7 बच्चों रेशनल हो गया, यानी √7 को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में आते हैं। ऑन स्क्वायरिंग करेंगे तो बच्चों 7 इक्वल्स टू कितना हो गया, A² हो गया बच्चों। तो यहां से A² की वैल्यू कितनी आ गई, 7B² आ गई। यानी इसका मतलब हो गया कि 7 डिवाइड्स A²। अब 7 बच्चों जब A² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 7 डिवाइड्स A। 7 किसको डिवाइड करेगा, A को भी डिवाइड करेगा।
अब बच्चों अगर 7 a को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है कि 7 जो है वो a का मल्टीपल हो गया बच्चों। 7 किसका मल्टीपल हो गया? a का। यही तो हो गया बच्चों, यानी 7 डिवाइड a है तो a यहां पर 7 का मल्टीपल हो गया। सो a इज मल्टीपल ऑफ 7। अब a बच्चों अगर मल्टीपल ऑफ 7 हो गया तो a को हमने 7c मान लिया, c बिलोंग कर रहा है किसी इंटीजर से। अब बच्चों हमने यहां पर पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 1, तो 7c का स्क्वायर इक्वल्स टू 7b स्क्वायर, 49c स्क्वायर इक्वल्स टू 7b स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल्स टू 7c स्क्वायर। यही हो गया बच्चों, यानी b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 7c स्क्वायर आ गई। इसका मतलब हो गया कि 7 डिवाइड्स b स्क्वायर, इसका मतलब बच्चों 7 डिवाइड्स b। सो a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 7। अब a और b में बच्चों कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 7। अब बच्चों हम कह रहे थे कि a अपॉन b जो है वो √7 है, यानी √7 जो है वो a अपॉन b है। अब a अपॉन b है, इसका मतलब a ऑन b जो है वो कोई कॉमन फैक्टर नहीं लेंगे, तो बच्चों हम यहां पे लिखेंगे इन रेशनल a एंड b कैन नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, क्योंकि p अपॉन q में बच्चों अगर कोई कॉमन फैक्टर हो जाता तो वो कट जाता है ना। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। बाय कॉन्ट्राडिक्शन, तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन से बच्चों हमारा जो अजम्पशन है वो कैसा हो गया? गलत हो गया। अब हमारा अजम्पशन गलत हो गया, इसका मतलब हम क्या लेके चले थे? √7 इज रेशनल, ये गलत हो गया। देन √7 इज इरेशनल, तो यहां से बच्चों हमारे पास क्या आ गया कि √7 जो होता है वो कैसा होता है? √7 बच्चों आपके पास इरेशनल होता है। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये हो गया आपके पास मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि स्टेटमेंट हमें दे रखा था √7 इज रेशनल, उल्टा मान लीजिए कि √7 इज नॉट इरेशनल, यानी √7 इज रेशनल को आपने ट्रू माना, सॉल्व कर दिया। वहां पे a और b के बच्चों कॉमन फैक्टर आ गए। अब a और b के कॉमन फैक्टर आ गए, इसका मतलब a अपॉन b रेशनल नंबर नहीं है। अब रेशनल नहीं है, इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन हम लेके चल रहे थे वो गलत हो गया। अजम्पशन गलत हो गया। अजम्पशन हमने क्या लिया था कि √7 रेशनल है, गलत हो गया। इसका मतलब √7 इरेशनल हो गया। अब √7 इरेशनल हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों p इज वैलिड स्टेटमेंट। तो यहां से क्या लिख देंगे हम? p इज वैलिड स्टेटमेंट। तो P यहां पर कैसा हो गया? वैलिड स्टेटमेंट हो गया। हमें यही तो चेक करना था बच्चों, वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट। तो यहां से हमारे पास क्या निकल कर आ गया? हमारे पास निकल कर आ गया कि जो P है वो कैसा स्टेटमेंट है बच्चों? P यहां पर वैलिड स्टेटमेंट है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हो गया बच्चों आपका मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। और जो एक मेथड और बचता है वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट को चेक करने का, वो होता है बच्चों बाय गिविंग काउंटर एग्जांपल। यानी अगर हमें किसी चीज को बच्चों गलत प्रूफ करना है तो हम क्या कर सकते हैं? उसको काउंटर एग्जांपल देकर गलत प्रूफ कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि किसी भी चीज को सही प्रूफ करना है तो सबके लिए करेंगे, और गलत प्रूफ करना है तो हम क्या कर सकते हैं? काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इनवैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट बाय काउंटर एग्जांपल। यानी काउंटर एग्जांपल से बच्चों हम एक स्टेटमेंट की इनवैलिडिटी को प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी यहां पर हेयर वी गिव एन एग्जांपल टू प्रूव दैट given statement is invalid। यानी एक एग्जांपल दे देंगे बच्चों, तो मैंने आपको बताया था गलत प्रूफ करने के लिए हम एग्जांपल देते हैं। अब देखिए बच्चों कैसे करेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन बच्चों यहां पर आया कि इफ n इज ऑड इंटीजर देन n इज प्राइम, अब बच्चों देखो कि यहां पर हमारे पास आ गया कि अगर n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो n कैसा है? प्राइम है। अब बच्चों आप देखेंगे कि सॉल्यूशन है, अब ये इफ p देन q से जुड़ रहा है। कोई नहीं बच्चों, p क्या हो गया? n इज ऑड इंटीजर,
और Q क्या हो गया बच्चों, n इज प्राइम। अब बच्चों आपको काउंटर एग्जांपल से गलत प्रूफ करना है, तो वो ये कह रहा है कि अगर n पॉजिटिव इंटीजर हो, सॉरी n ऑड इंटीजर होगा तो n स्क्वायर प्राइम होगा बच्चों। अब आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है कि n ऑड इंटीजर हो लेकिन यहां पर n प्राइम ना हो, तो बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, टेकिंग एन एग्जांपल, हमने कहा टेकन एन एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल टेकन कर लिया बच्चों, दैट इज हमने मान लिया कि लेट n की वैल्यू को 9 मान लो, n की वैल्यू को क्या मान लो, 9। अब 9 मान लिया तो बच्चों हेयर n इज ऑड बट 9 इज नॉट प्राइम। 9 कैसा नहीं है, प्राइम नहीं है, क्योंकि 9 का फैक्टर तो 3 है। सो स्टेटमेंट, अब इसको कुछ नाम दे देते हैं बच्चों, मान लीजिए आर मैंने मान लिया, सो स्टेटमेंट आर इज इनवैलिड। तो बच्चों जब भी हमें इनवैलिड प्रूफ करना पड़ेगा किसी भी चीज को, तो हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी गलत प्रूफ करना है तो सिंपल एक एग्जांपल दीजिए, उससे आप गलत प्रूफ कर सकते हैं। तो यहां पर आया आपके पास कि इफ n इज ऑड इंटीजर देन n इज प्राइम। तो बच्चों हमने क्या करा, n को एक ऑड माना। अब ऐसा ऑड मानिए जो प्राइम ना हो, तो बच्चों बहुत सारे ऑड नंबर्स हैं जो प्राइम नहीं होते हैं, तो आपने क्या करा, जैसे 15 है बच्चों, ऑड है तो लेकिन प्राइम नहीं है, अब मैंने 9 ले लिया बच्चों, तो 9 बच्चों मैंने यहां पे कंसीडर करा, तो हमने n की वैल्यू 9 मान ली, तो 9 ऑड है बच्चों, क्योंकि 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, लेकिन 9 प्राइम नहीं है। तो हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया जो क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को इनवैलिड प्रूफ कर रहा है। तो इनवैलिड प्रूफ कब होता है कि जब p ट्रू हो जाए, q फॉल्स हो जाए। इफ देन में बच्चों अगर p हमारे पास ट्रू है और q हमारे पास फॉल्स है, तो p देन q कैसा हो जाता है बच्चों, फॉल्स हो जाता है। तो हमने क्या करा, p को तो ट्रू मान लिया, n की वैल्यू 9 हो गई, ऑड हो गई, अब यहां पे q फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा कि p देन q क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो बाय यूजिंग काउंटर एग्जांपल बच्चों हमने क्या करा, प्रूफ कर दिया कि ये गिवन स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनवैलिड है। समझ में आ गया बच्चों। तो इस मैथमेटिकल रीजनिंग में बच्चों हमने डिडक्टिव रीजनिंग सीखी। यहां पर हम ये चेक कर रहे थे कि स्टेटमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। तो बच्चों जितने भी मेथड्स होते थे वो मैंने आपके सारे बता दिए, बिल्कुल प्रॉपर वे में बताए बच्चों, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है। कंप्लीट 100% चैप्टर हमने ये कवर कर लिया है, बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। ट्रूथ टेबल आप सबकी याद कर लीजिएगा, और इफ देन में जैसे हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। और ट्रुथ टेबल अगर आपको लर्न होगी तो इससे जो बनने वाला क्वेश्चन है उसको आप इजीली सॉल्व कर देंगे बच्चों। मेंस में इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा बच्चों इस टॉपिक को। मैंने बिल्कुल क्लियर का डीपली एक एक चीज मैंने आपको क्लियर करते हुए पढ़ाई है, कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।